आज का टॉपिक है कृष्ण पिंड विकिरण के ऊर्जा वितरण के लिए प्लांक का सूत्र। कृष्ण पिंड ब्लैक बॉडी यह एक ऐसा पिंड है जो सभी संभव तरंगदैर्घ्यों के विकिरण को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेता है एवं गर्म करने पर सभी संभव तरंगदैर्घ्यों के विकिरण का उत्सर्जन करता है। तो यह तो ब्लैक बॉडी कृष्ण पिंड की परिभाषा है। ऐसा पिंड जो सभी तरंगदैर्घ्यों के विकिरण का उत्सर्जन करे, सभी संभव तरंगदैर्घ्यों के विकिरण को पूरी तरह से अवशोषित कर ले और गर्म करने पर इन सभी संभव तरंगदैर्घ्यों के विकिरण को उत्सर्जित करे। कृष्ण पिंड विकिरण के विभिन्न तापों पर ऊर्जा वितरण का अध्ययन लूमर और प्रिंगजिम द्वारा 1899 में किया गया एवं यह पाया गया कि कृष्ण पिंड विकिरण का स्पेक्ट्रम सतत होता है, अर्थात किसी एक निश्चित ताप पर ऊर्जा विभिन्न तरंगदैर्घ्यों में सतत रूप से वितरित रहती है। यह इस ग्राफ में दिखाया गया है, जिसमें हम स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व ई लैम्डा का ग्राफ है लैम्डा तरंगदैर्घ्य के साथ। तो हम देख रहे हैं कि सभी तरह के तरंगदैर्घ्यों के लिए ऊर्जा घनत्व का कुछ ना कुछ मान है। तो यह स्पेक्ट्रम सतत है, कंटिन्यूअस है। लैम्डा के हर मान के लिए ई लैम्डा स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व का कुछ ना कुछ मान है। तो लूमर और प्रिंगजिम ने 1899 में यह अध्ययन किया कृष्ण पिंड विकिरण का अलग अलग तापों पर ऊर्जा वितरण, और यह पाया गया कि किसी एक निश्चित ताप पर ऊर्जा विभिन्न तरंगदैर्घ्यों में सतत रूप से वितरित रहती है। एक विशेष तरंगदैर्घ्य लैम्डा एम पर ऊर्जा का मान अधिकतम होता है। यह जो लाइन खींच रखी है हमने, ये 3 ग्राफ हैं 3 अलग अलग तापों पर। तो किसी एक ताप पर हम एक ग्राफ लें, मान लिया ये 1000 डिग्री केल्विन ताप पर ग्राफ है। तो यह जो एक वर्टिकल लाइन खींची है, इसके लिए लैम्डा का मान हम लैम्डा एम लेंगे, जिसके लिए कि ई लैम्डा स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व का मान अधिकतम होता है। हम देख रहे हैं कि ई लैम्डा का मान प्रारंभ में लैम्डा का मान बढ़ने पर बढ़ता है, एक अधिकतम मान तक पहुंचता है और फिर कम होने लगता है। तो लैम्डा का एक निश्चित मान है, जिसके लिए कि ई लैम्डा अधिकतम है, जो यह डॉटेड लाइनों से दिखाया गया है। तो लैम्डा का यह मान लैम्डा एम से लिखते हैं। एम मैक्सिमम के लिए है, जिसके लिए कि ई लैम्डा मैक्सिमम हो, अधिकतम हो। एक विशेष तरंगदैर्घ्य लैम्डा एम पर ऊर्जा का मान अधिकतम होता है। अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंगदैर्घ्य लैम्डा एम ताप बढ़ने पर कम तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित होती है। ये 3 ग्राफ दिखाए हैं अलग अलग तापों पर। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ताप बढ़ता जाता है, ये 3 ग्राफ हैं 1000, 1200 और 1400 डिग्री केल्विन के लिए। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ताप का मान बढ़ रहा है, लैम्डा एम का मान कम होता जा रहा है। और
लैम्डा एम और ताप में यह संबंध है लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू बी, बी जो एक नियतांक है। तो इससे पता चलता है कि टी का मान बढ़ने पर, ताप का मान बढ़ने पर लैम्डा एम का मान कम होगा, जिससे लैम्डा एम इंटू टी यह नियत बना रहे। लैम्डा एम इंटू टी बराबर बी एक नियतांक, यह वीन का विस्थापन नियम कहलाता है। तो अधिकतम ऊर्जा के संगत जो तरंगदैर्घ्य लैम्डा एम है, ताप बढ़ने पर यह कम तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित होती है, यानी लैम्डा एम का मान कम होता जाता है ताप के बढ़ने पर। वीन के विस्थापन नियम, इस नियम के अनुसार लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू बी एक नियतांक, इसके अनुसार ताप बढ़ने पर प्रत्येक विशेष तरंगदैर्घ्य के संगत ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। कोई एक तरंगदैर्घ्य लें तो हम देख रहे हैं कि उस तरंगदैर्घ्य के लिए ऊर्जा का मान ताप के बढ़ने पर बढ़ जाता है। चित्र में तरंगदैर्घ्य लैम्डा के साथ स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व ई लैम्डा के परिवर्तन को विभिन्न तापों पर बताया गया है। तो इस चित्र में ई लैम्डा का ग्राफ है, लैम्डा के साथ, तरंगदैर्घ्य के साथ। ई लैम्डा यह स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व है। ई लैम्डा स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व को हम इस तरह से परिभाषित करेंगे कि हम एक छोटी तरंगदैर्घ्य परास लें, लैम्डा से लेके लैम्डा प्लस डी लैम्डा, लैम्डा में थोड़ा परिवर्तन है, वो है डी लैम्डा। तो हम एक छोटी परास ले रहे हैं लैम्डा से लेकर लैम्डा प्लस डी लैम्डा। तो इस तरंगदैर्घ्य परास में ऊर्जा घनत्व को हम लिखेंगे ई लैम्डा डी लैम्डा। ई लैम्डा डी लैम्डा बराबर है ऊर्जा घनत्व, यानी ऊर्जा प्रति इकाई आयतन। तो ई लैम्डा बराबर होगा ऊर्जा घनत्व बटे डी लैम्डा। डी लैम्डा तरंगदैर्घ्य की परास है, तो ई लैम्डा बराबर होगा ऊर्जा प्रति इकाई आयतन प्रति इकाई तरंगदैर्घ्य परास, और इस ई लैम्डा को हम कहेंगे स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व तो है ऊर्जा बटे आयतन, यानी ऊर्जा प्रति इकाई आयतन। स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व ई लैम्डा होगा ऊर्जा प्रति इकाई आयतन प्रति इकाई तरंगदैर्घ्य परास। तो ई लैम्डा का लैम्डा के साथ ग्राफ है, और ई लैम्डा स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व है। स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व ई लैम्डा यह एकांक तरंगदैर्घ्य परास में प्रति एकांक आयतन विकिरण ऊर्जा है, यानी यह ऊर्जा का मान है प्रति इकाई आयतन प्रति इकाई तरंगदैर्घ्य परास। और ई लैम्डा का लैम्डा के साथ ग्राफ है 3 अलग अलग तापों के लिए, यह इस चित्र में दिखाया गया है। ई लैम्डा का लैम्डा के साथ ग्राफ 3 अलग अलग ताप के लिए, 1000 डिग्री केल्विन के लिए, 1200 डिग्री केल्विन के लिए, 1400 डिग्री केल्विन के लिए। इन तथ्यों की व्याख्या करने में चिरसम्मत सिद्धांत विफल रहा। चिरसम्मत सिद्धांत, प्राचीन सिद्धांत, इस वक्र की व्याख्या नहीं कर पाया कि इस तरह का वक्र क्यों आ रहा है, ई लैम्डा का लैम्डा के साथ ग्राफ इस तरह का क्यों है। कृष्ण पिंड विकिरण में ऊर्जा वितरण की व्याख्या करने के लिए प्लांक ने माना कि कृष्ण पिंड में विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन व अवशोषण सतत न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है, जिन्हें क्वांटम या फोटॉन कहते हैं। तो कृष्ण पिंड विकिरण के इस ऊर्जा वितरण की व्याख्या करने के लिए
प्लांक ने माना कि विकिरण के अंदर ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है। ऊर्जा छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होती है, बंडल के रूप में होती है, जिन्हें क्वांटम कहते हैं या फोटोन कहते हैं। न्यू आवृत्ति के फोटोन की ऊर्जा होगी E बराबर h न्यू। यह प्लांक का सूत्र है। न्यू आवृत्ति है तो फोटोन की ऊर्जा E बराबर होगी h न्यू, जहां h नियतांक है जिसे प्लांक नियतांक कहते हैं। तो फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू है एवं संवेग P बराबर होगा E अपॉन C, और E बराबर h न्यू है तो संवेग P बराबर हो जाएगा h न्यू अपॉन C। फोटोन सर्वसम व अप्रभेद्य होते हैं। फोटोन सर्वसम है, एक समान है और अप्रभेद्य हैं, इनमें विभेद नहीं किया जा सकता है एवं इनकी स्पिन का मान 1 है। अतः यह बोसॉन है, और बोसॉन है तो ये बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करते हैं। बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी के अनुसार वितरण नियम इस प्रकार का है। Ni बराबर Gi अपॉन e टू दी पावर अल्फा प्लस बीटा EI माइनस 1। Ni यह कणों की संख्या है जो Gi ऊर्जा स्तरों में वितरित हैं, और इन सब की ऊर्जा EI है। तो EI ऊर्जा के Gi ऊर्जा स्तर हैं जिनमें Ni कण रखे गए हैं। तो Ni बराबर है Gi अपॉन e टू दी पावर अल्फा प्लस बीटा EI माइनस 1। यह बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का वितरण नियम है। कृष्ण पिंड विकिरण के लिए यद्यपि कुल विकिरण ऊर्जा नियत रहती है, परंतु फोटोन की संख्या बदल सकती है। अतः कणों की कुल संख्या जो हम कैपिटल N ले रहे थे और नियत मान रहे थे, यह अब इसके लिए लागू नहीं होती है। इसलिए dn जो बराबर है समेशन dni बराबर 0, यह प्रतिबंध यहाँ लागू नहीं होता है। अतः अनिर्धारित गुणांक अल्फा का मान 0 होगा। अल्फा और बीटा यहाँ पर दो अनिर्धारित गुणांक है। अल्फा अनिर्धारित गुणांक आता है इस शर्त से कि कैपिटल N बराबर नियत है या dn बराबर 0 है, और यह प्रतिबंध क्योंकि यहाँ लागू नहीं हो रहा है इसलिए अल्फा बराबर 0 होगा। अतः अल्फा बराबर 0 यह समीकरण 1 में रखने पर अब वितरण नियम इस तरह का हो गया है। Ni बराबर Gi अपॉन e टू दी पावर बीटा EI माइनस 1। अल्फा को हमने 0 मान लिया है क्योंकि अब फोटोनों की कुल संख्या नियत रहे, यह प्रतिबंध यहाँ पर नहीं है। अब यदि हम आवर्ती परास लें न्यू से न्यू प्लस डी न्यू, न्यू आवृत्ति है और इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है डी न्यू, और यह आवर्ती परास ले रहे हैं न्यू से न्यू प्लस डी न्यू। इस आवर्ती परास में प्रति इकांक आयतन फोटोनों की अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या जी न्यू डी न्यू मान लें। इस फार्मूले में Gi यह सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या है, ऊर्जा स्तरों की संख्या मतलब सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या। तो हम यह आवर्ती परास ले रहे हैं न्यू से न्यू प्लस डी न्यू, तो सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या प्रति इकाई आयतन हम मान रहे हैं जी न्यू डी न्यू। तो प्रति एकांक आयतन आवर्ती परास न्यू से न्यू प्लस डी न्यू में फोटोन की संख्या एन न्यू डी न्यू बराबर होगी जी न्यू डी न्यू अपॉन ई टू दी पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1।
तो ऊपर के समीकरण में हमने जी आई की जगह लिखा है जी न्यू डी न्यू। यह ऊर्जा स्तरों की संख्या है, यानी सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या है। और इधर एन आई की जगह हमने लिख लिया है एन न्यू डी न्यू। यह फोटॉन्स की संख्या है। यह इस आवर्ती परास के लिए है, न्यू से न्यू प्लस डी न्यू, जो बहुत छोटी आवर्ती परास है। डी न्यू का मान बहुत छोटा है। तो यदि हम आवर्ती को लगभग न्यू मान लें तो ऊर्जा E बराबर होगा एच न्यू। तो ई आई का मान होगा एच न्यू और बीटा का मान है 1/kT। बीटा एक नियतांक है जिसका मान 1/kT है और ई आई की जगह हम लिख लें एच न्यू, न्यू आवृत्ति के लिए, क्योंकि इस आवर्ती परास में न्यू से न्यू प्लस डी न्यू में आवृत्ति को लगभग न्यू माना जा सकता है। डी न्यू बहुत छोटी राशि है। तो अब वितरण नियम को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एन न्यू डी न्यू बराबर जी न्यू डी न्यू अपॉन ई टू दी पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। एन आई को लिखा है एन न्यू डी न्यू, जी आई को लिखा है जी न्यू डी न्यू। जी न्यू डी न्यू यह सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या है इस आवर्ती परास के लिए, और एन न्यू डी न्यू इसी आवर्ती परास के लिए यह फोटोनों की संख्या है। ऊर्जा ई आई बराबर है एच न्यू, न्यू आवृत्ति के लिए, और बीटा नियतांक का मान है 1/kT। टी परमताप है, के बोल्ट्जमैन नियतांक है। अब हमें यह जी न्यू डी न्यू का मान ज्ञात करना है, जो सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या है इस आवर्ती परास के लिए। आवर्ती परास न्यू से न्यू प्लस डी न्यू में प्रति एकांक आयतन अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, प्रति एकांक के आगे आयतन और लिख लें। हम इस आवर्ती परास के लिए आवर्ती परास न्यू से न्यू प्लस डी न्यू में प्रति एकांक आयतन में अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या की गणना करेंगे, यानी जी न्यू डी न्यू का मान ज्ञात करेंगे। यह इकाई आयतन में अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या है इस आवर्ती परास में न्यू से न्यू प्लस डी न्यू के लिए। तो इसके लिए हम पहले यह संवेग की परास लेते हैं, संवेग परास P से P प्लस डी पी के लिए। इस संवेग परास में प्रति एकांक आयतन फोटोनों की अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या की गणना करेंगे। तो यदि हम न्यू से न्यू प्लस डी न्यू आवर्ती परास में जी न्यू डी न्यू सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो पहले हम इस संवेग परास में, जो कि P से P प्लस डी पी संवेग परास ले रहे हैं, इसमें प्रति एकांक आयतन सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या ज्ञात करेंगे। इसके लिए संवेग परास में P से P प्लस डी पी, इस परास में कला आकाश में आयतन अवयव संवेग परास P से P प्लस डी पी में कला आकाश में आयतन अवयव बराबर होगा स्थिति आकाश का आयतन अवयव गुणा संवेग आकाश का आयतन अवयव। कला आकाश जिसमें 6 अक्ष होती हैं, 6 निर्देशांक होते हैं, 3 स्थिति के निर्देशांक और 3 संवेग के, एक्स वाई जेड 3 स्थिति के निर्देशांक और पी एक्स पी वाई पी जेड 3 संवेग के निर्देशांक। तो कला आकाश में जब एक छोटा आयतन अवयव लेते हैं तो कला आकाश में आयतन अवयव होगा स्थिति आकाश का आयतन अवयव गुणा संवेग आकाश का आयतन अवयव। स्थिति आकाश का आयतन अवयव हम ले रहे हैं 1, क्योंकि हम प्रति इकाई आयतन ये ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो प्रति इकाई आयतन के लिए स्थिति आकाश का आयतन अवयव 1 है और संवेग आकाश का आयतन अवयव ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम यह संवेग आकाश ले रहे हैं जो इस चित्र में दिखाया है। 3 संवेग की अक्ष हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड। मूल बिंदु O को केंद्र मानते हुए एक P त्रिज्या का गोला खींचा जाता है और एक थोड़ा बड़ा गोला खींचा जाता है जिसकी त्रिज्या है P प्लस डी पी।
इन दो गोलों के बीच का जो भाग है, इनमें संवेग के मान होंगे P से P प्लस dP के बीच में। तो इस संवेग परास में P से लेकर P प्लस dP के परास में इस संवेग आकाश का आयतन अवयव होगा इन दोनों गोलों के बीच के भाग का आयतन, और इन दोनों गोलों के बीच के भाग का आयतन बराबर होगा 4 पाई P स्क्वायर dP। 4 पाई P स्क्वायर इस P त्रिज्या के गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और dP से गुणा कर देंगे तो हमें इस भाग का आयतन आ जाएगा जिस भाग की यह चौड़ाई dP चित्र में दिखा रखी है, दोनों गोलों के बीच के भाग का आयतन। तो संवेग परास P से P प्लस dP के लिए संवेग आकाश का आयतन होगा 4 पाई P स्क्वायर dP। तो कला आकाश का आयतन इस संवेग परास के लिए यह हो जाएगा 1 × 4 पाई P स्क्वायर dP। 1 यह स्थिति आकाश का आयतन अवयव है, क्योंकि हम प्रति इकाई आयतन सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या ज्ञात करना चाह रहे हैं। प्रति एकांक आयतन में स्थिति आकाश का आयतन अवयव 1 है और संवेग आकाश का आयतन अवयव 4 पाई P स्क्वायर dP है इस संवेग की परास के लिए P से P प्लस dP के लिए। तो यह बराबर हो गया 4 पाई P स्क्वायर dP, और P संवेग फोटोन का संवेग है h/c। तो हम P का मान रख दें h/c। संवेग P बराबर है E/c और E बराबर hν है। तो संवेग P बराबर है hν/c। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dP मिलेगा, h/c तो कांस्टेंट है, dP बराबर होगा h/c, न्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dν। P और dP के ये मान यहाँ रख दिए हैं। P बराबर रखा hν/c और dP बराबर रखा h/c dν। तो यह आयतन अवयव आ गया 4 पाई h³/c³ न्यू स्क्वायर dν। अब कला आकाश में कला कोष्ठिका का न्यूनतम आयतन h³ है। फोटोन की हम बात कर रहे हैं। फोटोन बोसॉन है, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन कर रहे हैं, और बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी में यह क्वांटम सांख्यिकी है। कला आकाश में कला कोष्ठिका का न्यूनतम आयतन h³ होता है, h प्लांक नियतांक है। अतः प्रति एकांक आयतन इस आवर्ती परास के लिए न्यू से न्यू प्लस dν के लिए इसमें अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या हम इस तरह से ज्ञात करेंगे, h³ से भाग दे देंगे। इस आयतन अवयव को भाग दे दें h³ से। h³ एक सूक्ष्म अवस्था का आयतन है, तो इस तरह से हमें सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या मिलेगी। h³ से भाग देंगे तो यह बराबर आया 4 पाई ν² dν। तो यह आवर्ती परास न्यू से न्यू प्लस dν के लिए इकाई आयतन के लिए अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या है। क्योंकि फोटोन के ध्रुवण की दो विधाएं हो सकती हैं, अतः प्रति एकांक आयतन आवर्ती परास न्यू से न्यू प्लस dν में अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या यह दोगुनी हो जाएगी। 2 से गुना कर दें, 2 × 4 पाई ν² dν, और यह 2 से गुना इसलिए किया है क्योंकि फोटोन के ध्रुवण की दो विधाएं हो सकती हैं, इसलिए सूक्ष्म अवस्थाओं को 2 गुना कर दिया है। तो यह हो गई हैं 8 पाई ν² और dν और आएगा, साथ में ये भी लिख लें 8 पाई ν² × dν, और यह है gν dν अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या फोटोन के लिए प्रति इकाई आयतन के लिए आवर्ती परास न्यू से न्यू प्लस dν में। यह है समीकरण 4, और इससे हम gν dν का मान समीकरण 3 में रखने पर हमें nν dν फोटोनों की संख्या मिलेगी, जो होगी
8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी न्यू अपॉन ई टू दी पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। यह समीकरण 3 है। इसमें जी न्यू डी न्यू का मान रख देंगे तो हमें एन न्यू डी न्यू फोटोनों की संख्या मिलेगी इस दी गई आवर्ती परास में न्यू से न्यू प्लस डी न्यू के लिए। तो एन न्यू डी न्यू फोटोनों की संख्या प्रति इकाई आयतन और न्यू से न्यू प्लस डी न्यू आवर्ती परास में होगी 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी न्यू डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। क्योंकि न्यू आवर्ती के फोटोन की ऊर्जा एच न्यू होती है, अतः प्रति एकांक आयतन आवर्ती परास न्यू से न्यू प्लस डी न्यू में ऊर्जा घनत्व अर्थात परास न्यू से न्यू प्लस डी न्यू में ऊर्जा घनत्व इकाई आयतन में ऊर्जा, यही ऊर्जा घनत्व है। ऊर्जा घनत्व मतलब ऊर्जा प्रति इकाई आयतन। तो यह तो फोटोनों की संख्या है प्रति इकाई आयतन एन न्यू डी न्यू। तो ऊर्जा प्रति इकाई आयतन होगी जिसको हम ई न्यू डी न्यू लिख रहे हैं, यह एच न्यू से गुणा करके मिलेगी क्योंकि न्यू आवृत्ति के फोटोन की ऊर्जा है एच न्यू। तो यदि फोटोनों की संख्या एन न्यू डी न्यू है तो फोटोनों की ऊर्जा एन न्यू डी न्यू फोटोनों की ऊर्जा यह बराबर होगी एच न्यू टाइम्स इन फोटोनों की संख्या। और इस ऊर्जा को हम लिख रहे हैं ई न्यू डी न्यू, और क्योंकि यह प्रति इकाई आयतन के लिए है इसलिए यह ऊर्जा घनत्व है। ऊर्जा घनत्व यानी ऊर्जा प्रति इकाई आयतन। तो ऊर्जा घनत्व न्यू से डी न्यू प्लस डी न्यू आवर्ती परास के लिए, इसको ई न्यू डी न्यू से लिख रहे हैं और यह बराबर है एच न्यू इंटू 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी न्यू अपॉन ई टू दी पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। तो ई न्यू डी न्यू बराबर आएगा 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब 1 अपॉन ई टू दी पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1 इंटू डी न्यू। यही आवर्ती के पदों में प्लांक का ऊर्जा वितरण नियम है। यही प्लांक का सूत्र है आवर्ती न्यू की टर्म में, न्यू के पदों में। ई न्यू डी न्यू यह ऊर्जा घनत्व है, ऊर्जा प्रति इकाई आयतन है न्यू से न्यू प्लस डी न्यू आवर्ती परास के लिए, और यह बराबर है 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब 1 अपॉन ई टू दी पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1 इंटू डी न्यू। प्लांक के इस सूत्र को जो कि न्यू आवर्ती के पदों में है, इसको हम लैम्ब्डा तरंगदैर्घ्य के पदों में भी लिख सकते हैं। न्यू और लैम्ब्डा में इस तरह का संबंध है, न्यू बराबर है सी अपॉन लैम्ब्डा। न्यू आवर्ती है, लैम्ब्डा तरंगदैर्घ्य है, सी विकिरण का वेग है जो प्रकाश के वेग के बराबर है। फोटोन जो विकिरण है यह प्रकाश के वेग से गति करते हैं। तो आवर्ती न्यू बराबर होगी सी अपॉन लैम्ब्डा। सी बराबर होता है न्यू लैम्ब्डा। तो न्यू बराबर है सी अपॉन लैम्ब्डा। तो हम लैम्ब्डा के पदों में भी इस फार्मूले को लिख सकते हैं। न्यू की जगह लिख लेंगे सी अपॉन लैम्ब्डा, और डी न्यू की जगह तब हमें लिखना पड़ेगा माइनस सी अपॉन लैम्ब्डा स्क्वायर डी लैम्ब्डा, क्योंकि न्यू बराबर है सी अपॉन लैम्ब्डा। न्यू का डिफरेंशिएशन करें तो डी न्यू, सी तो कांस्टेंट है, और 1 अपॉन लैम्ब्डा का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 1 अपॉन लैम्ब्डा स्क्वायर डी लैम्ब्डा। तो डी न्यू बराबर होगा माइनस सी अपॉन लैम्ब्डा स्क्वायर डी लैम्ब्डा। तो अब हम ई न्यू डी न्यू की बजाय लिख रहे हैं ई लैम्ब्डा डी लैम्ब्डा। अब लैम्ब्डा के पदों में लिख रहे हैं। अब लैम्ब्डा तरंगदैर्घ्य की परास लेंगे लैम्ब्डा से लेके लैम्ब्डा प्लस डी लैम्ब्डा, और इसमें ऊर्जा घनत्व को लिख रहे हैं ई लैम्ब्डा डी लैम्ब्डा। तो ई न्यू डी न्यू की जगह तो हमने ई लैम्ब्डा डी लैम्ब्डा लिख लिया है, और राइट हैंड साइड में न्यू और डी न्यू के मान रखते हैं। न्यू बराबर है सी अपॉन लैम्ब्डा, और
और डी न्यू बराबर है माइनस सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। ये मान रख दिए हैं। तो ई लैम्डा डी लैम्डा ऊर्जा घनत्व लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंगदैर्घ्य परास के लिए यह बराबर आएगा 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा टू द पावर 5 1 अपॉन ई टू द पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1 इंटू डी लैम्डा। नेगेटिव साइन को हमने हटा दिया है। ऊर्जा घनत्व धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होगा, इसलिए माइनस साइन को हटा दें। यही तरंगदैर्घ्य के पदों में प्लांक का ऊर्जा वितरण नियम है। इससे प्राप्त परिणाम प्रायोगिक परिणामों से मेल खाते हैं। एक निश्चित ताप T पर कम तरंगदैर्घ्य के लिए तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान बढ़ने पर पद 1 अपॉन ई टू दी पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी, इसको सही कर लें, 1 अपॉन ई टू दी पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1 के कारण स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व ई लैम्डा का मान बढ़ता है। ई लैम्डा का मान लैम्डा पर जो निर्भर कर रहा है, तो इसमें दो पद हैं। 8 पाई एच सी तो कांस्टेंट है, पहला पद है 1 अपॉन लैम्डा टू दी पावर 5 और दूसरा है 1 अपॉन ई टू दी पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1। इन दो पदों में लैम्डा आ रहा है। तो पहला पद जो है 1 अपॉन लैम्डा टू दी पावर 5, इसमें तो लैम्डा का मान बढ़ने पर ई लैम्डा का मान कम करेगा। लैम्डा बढ़ने पर ई लैम्डा कम होगा यदि 1 अपॉन लैम्डा टू दी पावर 5 फैक्टर हम लें। परंतु ये जो दूसरा फैक्टर है 1 अपॉन ई टू दी पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी, इसमें यदि हम लैम्डा का मान बढ़ाते हैं तो इस फैक्टर का मान बढ़ता है। तो जब लैम्डा का मान कम है, तरंगदैर्घ्य कम है, तो यह पद ज़्यादा प्रभावी है 1 अपॉन ई टू दी पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1 और इसके कारण ई लैम्डा का मान पहले लैम्डा का मान बढ़ने पर यह बढ़ता है, जैसा कि इस प्रायोगिक वक्र में दिखाया गया है। ई लैम्डा का मान शुरू में जब लैम्डा कम है तो लैम्डा का मान बढ़ाते जाते हैं, तो ई लैम्डा का मान बढ़ता जाता है, फिर एक अधिकतम मान तक पहुंचता है। उसके बाद फिर यह मान कम होने लगता है, ई लैम्डा का मान। तो यह कम किस लिए होने लगेगा? यह दूसरे पद के कारण जो है 1 अपॉन लैम्डा टू दी पावर 5। तो एक निश्चित ताप T पर कम तरंगदैर्घ्य के लिए तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान बढ़ने पर पद 1 अपॉन ई टू दी पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1 के कारण स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व ई लैम्डा का मान बढ़ता है एवं एक निश्चित तरंगदैर्घ्य लैम्डा m पर अधिकतम होने के बाद उच्च तरंगदैर्घ्य के लिए पद 1 अपॉन लैम्डा टू दी पावर 5 के प्रभावी होने के कारण स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व ई लैम्डा का मान कम होता जाता है। इस तरह से हम प्लांक के नियम से इस प्रायोगिक वक्र को समझा सकते हैं कि इस तरह का वक्र क्यों आ रहा है। अब हम दो स्थितियों पर विचार कर रहे हैं। स्थिति एक, न्यून तरंगदैर्घ्य के लिए, जब तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान कम है, तब इस सूत्र में हम देखें ई टू दी पावर है एच सी अपॉन लैम्डा के टी। तो इसको हम इस तरह से समझें कि ई टू दी पावर में एच सी अपॉन लैम्डा ये ऊपर है, डिनोमिनेटर में है, और के टी एच सी अपॉन लैम्डा ऊपर है जो न्यूमरेटर में है, अंश में है, और के टी को नीचे मान लें। तो एच सी अपॉन लैम्डा की तुलना करें के टी से। तो जब एच सी अपॉन लैम्डा के टी की तुलना में बड़ा है, यानी लैम्डा कम है, न्यून तरंगदैर्घ्य के लिए जब तरंगदैर्घ्य लैम्डा कम होगा तो एच सी अपॉन लैम्डा बहुत ज़्यादा बड़ा होगा के टी से। तो यह ई टू दी पावर जो है एच सी अपॉन लैम्डा के टी में
ऊपर एच सी अपॉन लैम्डा है जो के टी की तुलना में, नीचे वाली राशि की तुलना में बहुत बड़ा है, तो यह एक्सपोनेंशियल का मान बहुत ज़्यादा होगा 1 की तुलना में। तब e टू दी पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी बहुत बड़ा होगा 1 से। इस स्थिति में समीकरण 7 में e टू दी पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी की तुलना में 1 को नगण्य मान लें। यहाँ 1 को हम नगण्य मान लें, हटा दें, तो यह फार्मूला अब इस तरह का रह गया, ई लैम्डा डी लैम्डा बराबर 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा टू दी पावर 5 और ई टू दी पावर माइनस एच सी अपॉन लैम्डा के टी। 1 को नगण्य मान लेंगे, ई टू दी पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी को ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस एच सी अपॉन लैम्डा के टी इंटू डी लैम्डा। और इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ई लैम्डा डी लैम्डा बराबर C1 अपॉन लैम्डा टू दी पावर 5। 8 पाई एच सी को एक कांस्टेंट C1 मान लें, तो C1 अपॉन लैम्डा टू दी पावर 5 और फिर ई टू दी पावर माइनस C2 अपॉन लैम्डा टी। नीचे लैम्डा और टी को छोड़ के बाकी जितने भी कांस्टेंट हैं ऊपर, इनको C2 मान लें, यानी C2 हमने माना है एच सी अपॉन के को। तो ई लैम्डा डी लैम्डा बराबर हुआ C1 अपॉन लैम्डा टू दी पावर 5 ई टू दी पावर माइनस C2 अपॉन लैम्डा टी डी लैम्डा। तो कम तरंग दैर्ध्य के लिए यह वीन का सूत्र है। कम तरंग दैर्ध्य के लिए पद ई टू दी पावर माइनस C2 अपॉन लैम्डा टी अधिक प्रभावी होता है, जिससे तरंग दैर्ध्य लैम्डा के बढ़ने पर ई लैम्डा का मान बढ़ता है। लैम्डा का मान दो पदों पर निर्भर कर रहा है, 1 अपॉन लैम्डा टू दी पावर 5 और दूसरा है ई टू दी पावर माइनस C2 अपॉन लैम्डा टी। कम तरंग दैर्ध्य पर यह दूसरा पद अधिक प्रभावी है, ई टू दी पावर माइनस C2 अपॉन लैम्डा टी, और इस पद के कारण लैम्डा का मान बढ़ने पर यह पद ई टू दी पावर माइनस C2 अपॉन लैम्डा टी यह बढ़ता है। यह नियम केवल निम्न तरंग दैर्ध्य क्षेत्र में ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या करता है। तो यह वीन का नियम है जो लागू होता है केवल कम तरंग दैर्ध्य के क्षेत्र के लिए। इसी तरह से स्थिति 2 है, जब तरंग दैर्ध्य अधिक है, तो अधिक तरंग दैर्ध्य के लिए जब एच सी अपॉन लैम्डा बहुत छोटा होगा के टी से, तब ई टू दी पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी बराबर होगा 1 प्लस एच सी अपॉन लैम्डा के टी। ई टू दी पावर जो भी है एच सी अपॉन लैम्डा के टी, यह बहुत छोटी राशि हो गया। तब इसका विस्तार करें तो हमें मिलेगा 1 प्लस एच सी अपॉन लैम्डा के टी प्लस अन्य पद भी मिलेंगे जो इसके स्क्वायर और क्यूब के होंगे, पर एच सी अपॉन लैम्डा के टी छोटी राशि है, इसका स्क्वायर क्यूब और जो ज़्यादा हायर पावर्स हैं वो नगण्य मान लें, तो केवल ये 2 पद ही रहने दें, 1 प्लस एच सी अपॉन लैम्डा के टी। और तब ई टू दी पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1 बराबर होगा 1 प्लस एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1। 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और यह केवल बराबर रह जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा के टी। तब ई लैम्डा डी लैम्डा बराबर हो जाएगा 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा टू दी पावर 5 1 अपॉन, और यह मान रख दिया है ई टू दी पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1 का, जो है एच सी अपॉन लैम्डा के टी, और इंटू डी लैम्डा। तब ई लैम्डा डी लैम्डा बराबर हुआ 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा टू दी पावर 4 डी लैम्डा। यह रेले जीन का सूत्र है जो केवल उच्च तरंग दैर्ध्य क्षेत्र में ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या करता है। इस समीकरण 9 के से स्पष्ट है कि लैम्डा का मान बढ़ने पर ई लैम्डा का मान घटता है, क्योंकि ई लैम्डा यह प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन लैम्डा टू दी पावर 4, तो लैम्डा के बढ़ने पर ई लैम्डा का मान कम होता है। यह रेले जीन का नियम है जो अधिक तरंग दैर्ध्य की स्थिति में इस वितरण की व्याख्या करता है।